इस गुफा के नीचे एक ऐसा ड्रैगन रहता था जो सदियों से इंसानों को जिंदा खाता आ रहा था और आज उसकी अगली शिकार बनने वाली थी एलोडी। उसे अभी तक लग रहा था कि उसकी शादी होने वाली है, लेकिन अगले ही पल उसका होने वाला पति उसे खुद ड्रैगन के पास फेंक देता है। गिरते वक्त उसका शरीर चट्टानों और पेड़ों की शाखाओं से टकराता रहता है। वो लगातार अंधेरे में नीचे गिरती जा रही थी, जहाँ नीचे सिर्फ मौत उसका इंतजार कर रही थी। और सबसे डरावनी बात, ये पहली बार नहीं था। दरअसल सदियों से इस ड्रैगन को शांत रखने के लिए लड़कियों की बलि दी जाती आ रही थी। फिल्म की शुरुआत एक राजा से होती है जो अपने कुछ सैनिकों के साथ पहाड़ के अंदर बने एक विशाल गुफा की तरफ जा रहा होता है। लेकिन जैसे ही राजा और उसके सैनिक गुफा के अंदर पहुंचते हैं, अचानक उनके सामने एक फीमेल ड्रैगन आ जाती है। ये देखकर राजा तुरंत अपने सैनिकों को हमला करने का आदेश देता है, लेकिन तभी ड्रैगन अपने मुंह से आग निकालती है और कुछ ही सेकंड में राजा के सारे सैनिक जिंदा जलकर मर जाते हैं। अब राजा बिल्कुल अकेला पड़ चुका होता है। वो डर के मारे ड्रैगन के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और उससे अपनी जान की भीख मांगने लगता है। फिर कहानी कई 100 साल आगे बढ़ती है। अब एक दूर मौजूद गरीब राज्य दिखाया जाता है, जहाँ के लोग बेहद गरीबी में जी रहे होते हैं। राजकुमारी एलोडी और उसकी छोटी बहन फ्लोरिया भी बाकी लोगों की तरह काम कर रही होती हैं, ताकि वो अपने राज्य के लोगों की मदद कर सकें जो इस गरीबी और मुश्किल जिंदगी से जूझ रहे होते हैं। इसी दौरान उन्हें एक बेहद शानदार शाही गाड़ी राज्य में आती दिखाई देती है। ये देखकर दोनों तुरंत महल की तरफ भागती हैं ताकि पता लगा सकें आखिर हो क्या रहा है। महल पहुंचने पर वो अपने पिता किंग बेडफोर्ड और माँ को देखते हैं, जहाँ उनके साथ ओरिया राज्य की एक महिला भी मौजूद होती है। वो महिला बेडफोर्ड को क्वीन इजाबेला का भेजा हुआ एक खत देती है। जैसे ही बेडफोर्ड उस खत को पढ़ता है, उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। दरअसल क्वीन इजाबेला चाहती थी कि उसकी शादी उसके बेटे प्रिंस हेनरी से कर दी जाए। ये सुनकर बेडफोर्ड अपनी बेटियों को बताता है कि ओरिया एक बेहद खूबसूरत और अमीर राज्य है, जहाँ जाकर एलोडी बहुत खुश रहेगी। वो ये भी बताता है कि क्वीन इजाबेला और प्रिंस हेनरी के पास जहाजों का बड़ा बेड़ा है और बेहिसाब सोने का खजाना भी। फिर बेडफोर्ड एलोडी से कहता है कि अगर उसकी शादी प्रिंस हेनरी से हो जाती है तो इससे उनके राज्य के लोगों की जान बच जाएगी, क्योंकि उनके लोग अब भूख और गरीबी ज्यादा समय तक सहन नहीं कर पाएंगे। शायद वसंत आने से पहले ही सब खत्म हो जाए। बेडफोर्ड समझाता है कि राजा और राजकुमारियों को हमेशा अपने लोगों के लिए बलिदान देना पड़ता है। आखिरकार एलोडी इस शादी के लिए मान जाती है। इसके बाद पूरा परिवार जहाज पर सवार होकर ओरिया की तरफ निकल पड़ता है। सफर के दौरान फ्लोरिया नोटिस करती है कि उसकी बहन काफी उदास लग रही है। वो एलोडी से उसके दुख की वजह पूछती है। तब एलोडी कहती है कि उसने पहले कभी ओरिया राज्य का नाम तक नहीं सुना और ना ही उसने कभी सोचा था कि उसकी शादी इतनी अचानक तय कर दी जाएगी। वो कहती है कि वो इस तरह अचानक शादी नहीं करना चाहती थी। तभी उनकी सौतेली माँ अंदर आती है और उन्हें तैयार होने के लिए कहती है, क्योंकि वो लोग अब ओरिया पहुंचने वाले होते हैं। इसी बीच जहाज एक विशाल धुंध के बादल के अंदर घुस जाता है। तभी बेडफोर्ड वहां आता है और सबको बताता है कि वो लोग ओरिया राज्य में पहुंच चुके हैं। लेकिन अगले ही पल सब चौंक जाते हैं, क्योंकि घने धुंध के बीच उन्हें आग जलती दिखाई देती है। जैसे जैसे जहाज आगे बढ़ता है, उनके सामने एक विशाल ड्रैगन नजर आता है। कुछ पल के लिए सब डर जाते हैं, लेकिन पास पहुंचने पर पता चलता है कि वो असली ड्रैगन नहीं बल्कि एक विशाल मूर्ति थी। किनारे पहुंचने के बाद पूरा परिवार एक शाही गाड़ी में बैठकर महल की तरफ निकल जाता है। रास्ते भर वो लोग ओरिया की खूबसूरती देखकर हैरान रह जाते हैं। चारों तरफ हरे भरे खेत और समृद्ध जमीन फैली हुई होती है। इसके बाद वो लोग शाही महल पहुंच जाते हैं, जहाँ महल का मुख्य सेवक पहले से उनका इंतजार कर रहा होता है। वो सभी का स्वागत करता है और उन्हें उनके कमरों तक ले जाता है, ताकि वो सफर की थकान मिटाकर आराम कर सकें और क्वीन इजाबेला से मिलने के लिए तैयार हो जाएं। जब एलोडी अपना कमरा देखती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसका कमरा बेहद शानदार होता है। इसके बाद वो बालकनी में चली जाती है, जहाँ से दिखने वाला नजारा देखकर वो काफी खुश हो जाती है। तभी उसकी नजर पास वाली बालकनी में खड़ी एक लड़की पर पड़ती है, जो लगभग उसी की उम्र की होती है। एलोडी उसे देखकर मुस्कुराती है, लेकिन वो लड़की मुस्कुराने की कोशिश करने के बावजूद काफी उदास लग रही होती है। रात होने के बाद भी एलोडी को नींद नहीं आती। वो बेचैन होकर फिर से बालकनी में आ जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर दूर पहाड़ के अंदर बने एक गुफा पर पड़ती है, जहाँ से अचानक आग निकलती दिखाई देती है। अगले दिन एलोडी और उसका परिवार क्वीन इजाबेला और प्रिंस हेनरी से मिलता है। क्वीन इजाबेला एलोडी का गर्मजोशी से स्वागत करती है और उसकी खूबसूरती देखकर काफी प्रभावित होती है। इसके बाद वो एलोडी की मुलाकात प्रिंस हेनरी से करवाती है। फिर हेनरी से कहती है कि वो एलोडी को महल घुमाए, ताकि दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकें। उसी समय क्वीन इजाबेला बेडफोर्ड को अपने साथ एक कमरे में ले जाती है, जहाँ वो शादी की बाकी तैयारियों और शर्तों पर बात करने लगते हैं। दूसरी तरफ हेनरी एलोडी के साथ महल में घूम रहा होता है। तभी वो एलोडी से पूछता है कि क्या वो उसके बारे में कुछ जानना चाहती है, लेकिन एलोडी कहती है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पहले ही इस शादी के लिए हाँ कह चुकी है। फिर वो बताती है कि उसके पास इस रिश्ते को ठुकराने का कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उसका राज्य बेहद गरीब है और वो अपने लोगों के लिए खुद की खुशियों की कुर्बानी दे रही है। ये सुनकर हेनरी कहता है कि वो भी इस शादी के लिए मजबूर है, क्योंकि ये उसकी माँ
की इच्छा है। इसके बाद दोनों घोड़ों पर सवार होकर खेतों के बीच दौड़ने लगते हैं और कुछ देर बाद वो पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं। तभी एलोडी हेनरी से उस आग के बारे में पूछती है जो उसने पिछली रात पहाड़ के अंदर से निकलते देखी थी। हेनरी बताता है कि वो आग उनके राज्य की एक खास परंपरा का हिस्सा है और जल्द ही उसी जगह एक और बड़ा समारोह होने वाला है। वो कहता है कि ओरिया के लोग ये समारोह अपने पूर्वजों के सम्मान में करते हैं। उसी समय दूसरी तरफ क्वीन इजाबेला कमरे से बाहर निकलती है और उसके पीछे बेडफोर्ड भी बाहर आता है, लेकिन बेडफोर्ड के चेहरे पर साफ उदासी दिखाई दे रही होती है। उसे देखकर उसकी पत्नी चिंता में पड़ जाती है कि कहीं शादी की शर्तों को लेकर उसका क्वीन इजाबेला से झगड़ा तो नहीं हो गया। लेकिन बेडफोर्ड उसे भरोसा दिलाता है कि शादी की सारी बातें सही तरीके से चल रही हैं। वो बताता है कि क्वीन इजाबेला ने उन्हें सोने का बहुत बड़ा खजाना भी दिया है। ये सुनकर उसकी पत्नी पूछती है कि फिर वो इतना उदास क्यों लग रहा है, लेकिन बेडफोर्ड अचानक गुस्सा हो जाता है और उसके सवाल का जवाब देने से मना कर देता है। इसके बाद उसकी पत्नी खुद क्वीन इजाबेला से बात करने चली जाती है ताकि शायद उसे असली बात पता चल सके और उसकी चिंता कम हो जाए। लेकिन इजाबेला उसके साथ बेहद घमंडी व्यवहार करती है और उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती। रात में वो एलोडी के कमरे में जाती है और उससे कहती है कि हेनरी से शादी करना बहुत बड़ी गलती होगी। ये सुनकर एलोडी हैरान रह जाती है क्योंकि शुरुआत में तो वही इस शादी से सबसे ज्यादा खुश थी। एलोडी उससे पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है। तब वो कहती है कि शायद उससे गलती हो गई क्योंकि उसे क्वीन इजाबेला बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं लगती और उसे महसूस हो रहा है कि इस पूरे मामले में कुछ न कुछ जरूर छुपाया जा रहा है। तभी बेडफोर्ड वहां आ जाता है और उनकी बात बीच में रोककर पूछता है कि वो दोनों क्या बात कर रही थी। तुरंत उसकी पत्नी बात बदल देती है और कहती है कि वो सिर्फ एलोडी से लड़कियों वाली बातें कर रही थी। अगले दिन नौकरानी लोग एलोडी को शादी का शाही जोड़ा पहनाने लगती है जो कई अलग अलग हिस्सों से बना होता है। एलोडी ये देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि उसने पहले कभी राजकुमारियों जैसा इतना भारी और शानदार ड्रेस नहीं पहना था। तभी एक नौकरानी उसके सीने के पास एक नुकीला टुकड़ा कसकर लगाती है ताकि उसका शरीर और ज्यादा फिट दिखे। इसके अलावा वो उसके गले में एक खूबसूरत हार भी पहनाते हैं जिसमें लगा कीमती पत्थर बहुत अच्छी खुशबू दे रहा होता है। इसके बाद शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। एलोडी और हेनरी एक दूसरे को अंगूठियां पहनाते हैं। फिर क्वीन इजाबेला आगे आती है और सबके सामने एलोडी के सिर पर ताज रख देती है। इसके बाद एलोडी आधिकारिक रूप से प्रिंस हेनरी की पत्नी और ओरिया राज्य की राजकुमारी बन जाती है। शादी खत्म होने के बाद वो अपने पिता और सौतेली माँ से विदा लेती है। तभी उसकी छोटी बहन फ्लोरिया उसे गले लगाकर कहती है कि वो उससे मिलने जरूर आया करेगी। जब एलोडी का परिवार वहाँ से चला जाता है तो एलोडी हेनरी के साथ शाही गाड़ी में बैठकर पहाड़ की तरफ निकलती है। वहाँ पहुँचने पर एलोडी देखती है कि उनके चारों तरफ शाही दरबार के कई लोग खड़े हैं और उन सभी ने अपने चेहरों पर नकाब पहन रखे होते हैं। ये देखकर एलोडी थोड़ा घबरा जाती है। क्वीन इजाबेला एलोडी को एक खास सोने का सिक्का देती है और कहती है कि अब वो भी उन महान महिलाओं में शामिल होने जा रही है जिन्होंने इस राज्य को बनाने में मदद की थी। इसके बाद एलोडी को पहाड़ के अंदर बने उसी गुफा में ले जाया जाता है। वो एक लंबे और खतरनाक पुल के ऊपर चलते हुए आगे बढ़ती है जबकि हेनरी उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। तभी क्वीन इजाबेला बताने लगती है जब उनके पूर्वज इस राज्य में आकर बसे थे तब उन्हें पता चला कि इस पहाड़ के अंदर एक फीमेल ड्रैगन रहती है और वो ड्रैगन अपनी पूरी प्रजाति की आखिरी जीवित सदस्य थी। लेकिन ड्रैगन अक्सर राज्य के लोगों पर हमला करती थी और कई लोगों को मार चुकी थी। इसीलिए उस समय के राजा ने अपने सैनिकों को साथ लिया और ड्रैगन को मारने के लिए इस गुफा के अंदर आ गया ताकि वो अपने लोगों को उसकी दहशत से बचा सके। लेकिन हुआ इसका उल्टा। ड्रैगन ने राजा के सारे सैनिकों को मार डाला। इसके बाद उसने राजा को मौत से भी बदतर सजा दी। उसने कहा कि अगर राजा चाहता है कि उसके लोग इस राज्य में जिंदा रह सकें तो उसे अपनी तीनों बेटियों की बलि ड्रैगन को देनी होगी। आखिरकार अपने राज्य और लोगों को बचाने के लिए राजा को अपनी ही बेटियों की कुर्बानी देनी पड़ी और तभी से इस राज्य में हर साल 3 बड़े समारोह मनाए जाते हैं जो उन तीनों राजकुमारियों की याद में मनाए जाते हैं जिन्हें ड्रैगन ने खा लिया था। इसके बाद हेनरी और एलोडी क्वीन इजाबेला के पास जाते हैं जहां इजाबेला अपने हाथ में एक छोटा सा खंजर पकड़ती है। वो हेनरी और एलोडी दोनों के हाथ पर हल्का सा कट लगाती है फिर दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए कहती है। इसके बाद इजाबेला ऐलान करती है कि अब से एलोडी की रगों में भी शाही परिवार का खून बह रहा है। फिर वो एलोडी से कहती है कि वो अपने हाथ में पकड़ा सोने का सिक्का इस गुफा की गहराई में फेंक दे। एलोडी वैसा ही करती है और सिक्का नीचे अंधेरे में फेंक देती है। तभी हेनरी अचानक उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और उससे कहता
है कि वो उस पर भरोसा करे। उस पल एलोडी पहली बार खुद को सच में खुश महसूस कर रही होती है, लेकिन अगले ही पल सब बदल जाता है। हेनरी उससे माफी मांगता है और अचानक उसे गुफा की गहराई में धक्का दे देता है। एलोडी जोर जोर से चीखने लगती है। गिरते वक्त उसका शरीर चट्टानों और पेड़ों की शाखाओं से टकराता रहता है। पेड़ों की शाखाओं से टकराते हुए आखिरकार एलोडी जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को घायल हालत में पाती है। उसके सिर से खून बह रहा होता है। वो किसी तरह उठती है और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं होता। इसके बाद एलोडी वहां से बाहर निकलने के लिए चट्टानों पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार वो फिसलकर वापस नीचे गिर जाती है। आखिरकार वो टूटकर बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी उसकी नजर सामने पड़े एक ड्रेस, जूते और कुछ गहनों पर पड़ती है। ये देखकर एलोडी समझ जाती है कि उससे पहले भी किसी लड़की की यहाँ बलि दी जा चुकी है और अब वही अगली कुर्बानी बनने वाली है। तभी अचानक उसे गुफा के एक छोटे से रास्ते से रोशनी आती दिखाई देती है। एलोडी तुरंत पेड़ की एक टहनी उठाती है और उस रोशनी के पीछे चल पड़ती है ताकि पता लगा सके कि वो आखिर आ कहां से रही है। इसके बाद एलोडी एक दूसरे गुफा के अंदर पहुंच जाती है, जहां उसे एक छोटा सा पक्षी दिखाई देता है जो आग में जल रहा होता है और मरने वाला होता है। कुछ ही पल में वो पक्षी दम तोड़ देता है, जिसे देखकर एलोडी उसे अपने हाथों में उठा लेती है और रोने लगती है। लेकिन तभी अचानक गुफा की एक दरार से ढेर सारे पक्षी बाहर निकलते हैं और उन सभी के शरीर में आग लगी होती है। वो जलते हुए इधर उधर उड़ते हैं और चट्टानों से टकराकर नीचे गिरने लगते हैं। कुछ ही सेकंड में सारे पक्षी मर जाते हैं। ये भयानक नजारा देखकर एलोडी डर से कांप उठती है। तभी अचानक उसके पीछे फीमेल ड्रैगन आ जाती है। एलोडी उसे देखते ही डर कर भागने लगती है, लेकिन तभी ड्रैगन उससे उसका नाम पूछती है। डरी हुई एलोडी कांपती आवाज में अपना नाम बताती है। फिर वो ड्रैगन से पूछती है कि आखिर वो उससे क्या चाहती है। तब ड्रैगन कहती है कि वो सिर्फ उसका कर्ज वसूल करना चाहती है। ड्रैगन कहती है कि शाही परिवार को अपने किए की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। फिर वो बताती है कि उसे एलोडी के शरीर में बहते शाही खून की गंध आ रही है। तभी एलोडी को समझ आता है कि क्वीन इजाबेला ने उसका खून हेनरी के खून के साथ मिलाया था ताकि ड्रैगन उसे शाही परिवार का हिस्सा समझे और उसकी बलि स्वीकार कर ले। इसके बाद ड्रैगन एलोडी के सामने आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन उसे तुरंत मारने के बजाय कहती है कि वो भागने की कोशिश करे, क्योंकि ड्रैगन को अपने शिकार का डर कर भागना बहुत पसंद होता है और फिर आखिर में उन्हें पकड़कर मारना भी। तभी ड्रैगन आग उगलने के लिए तैयार होती है। ये देखकर एलोडी अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से गुफा के अंदर भागने लगती है। भागते भागते वो एक छोटे से गुफा में पहुंच जाती है, जहां उसे उसी लड़की की लाश दिखाई देती है जिसने महल की बालकनी से उसे देखा था। ये देखकर एलोडी समझ जाती है कि ड्रैगन उसे पहले ही मार चुकी है। एलोडी समझ जाती है कि ड्रैगन उसके पीछे आ रही है, इसलिए वो जल्दी से गुफा की एक संकरी दरार में घुसकर छुपने की कोशिश करती है, लेकिन तभी आग उस दरार के अंदर आने लगती है। एलोडी डर के मारे सामने बढ़ती आग को देखती रह जाती है। आखिरी पल में वो पूरी ताकत लगाकर उस तंग रास्ते से बाहर निकल जाती है, लेकिन उसकी टांग बुरी तरह जल चुकी होती है। दर्द से तड़पते हुए वो अपने ड्रेस में छुपी छोटी सी ब्लेड निकालती है, फिर कपड़े का एक हिस्सा फाड़कर अपनी जली हुई टांग पर बांध लेती है। इसके बाद वो अपने गले की चेन खोलती है जिसमें लगा कीमती पत्थर चमक रहा होता है। एलोडी उसे मशाल की तरह इस्तेमाल करती है ताकि गुफा के अंधेरे रास्तों में आगे बढ़ सके। वो लगातार उस संकरे रास्ते में चलती रहती है, लेकिन तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो एक छोटे से सुरंग में गिर पड़ती है। जमीन पर गिरते ही उसका चमकता पत्थर बुझ जाता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। कुछ पल बाद एलोडी खुद को संभालती है और फिर से खड़ी हो जाती है। तभी उसे सामने दूर एक रोशनी दिखाई देती है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि वो एक खाई के किनारे खड़ी है। एलोडी हिम्मत जुटाती है और दूसरी तरफ छलांग लगा देती है, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। तभी वो तुरंत अपनी ब्लेड चट्टानों के बीच घुसा देती है और किसी तरह खुद को संभाल लेती है। काफी मेहनत के बाद वो ऊपर चढ़ जाती है। जब वो उस रोशनी के पास पहुंचती है तो पता चलता है कि वो छोटे छोटे चमकते कीड़ों से आ रही थी। एलोडी उन कीड़ों को इकट्ठा करके अपने कपड़े के टुकड़े में रख लेती है और उनसे एक बड़ी चमकती मशाल बना लेती है। इसके बाद वो फिर से गुफा के अंदर आगे बढ़ने लगती है और कुछ देर बाद उसे वहां पानी की एक झील दिखाई देती है। एलोडी तुरंत अपना हाथ पानी में डालती है और पानी पीने लगती है, लेकिन जैसे ही वो पानी पीती है उसे पता चलता है कि उसका स्वाद बहुत खराब है। तभी उसकी नजर बर्फ जैसी चट्टानों पर पड़ती है जहां से पानी की बूंदें टपक रही होती हैं। एलोडी तुरंत उनके नीचे खड़ी हो जाती है और मुंह खोलकर पानी पीने लगती है, लेकिन तभी वो अचानक डर कर पीछे हट जाती है क्योंकि फीमेल ड्रैगन फिर से उस पर हमला कर देती है और उसके ऊपर आग फेंकती है। एलोडी तुरंत वहां से भागती है, लेकिन भागते वक्त वो गुफा के अंदर बने एक गहरे गड्ढे में गिर जाती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि चारों तरफ कई राजकुमारियों के कपड़े पड़े हुए हैं जिनकी पहले बलि दी जा चुकी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, गुफा की दीवारों पर उन राजकुमारियों के नाम भी खुदे हुए होते हैं और उन्हीं नामों के पास एक नक्शा बना होता है। एलोडी समझ जाती
लगती है कि ये नक्शा गुफा से बाहर निकलने का रास्ता दिखा रहा है, लेकिन अब उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। चोट और दर्द की वजह से वो खुद को संभाल नहीं पा रही होती। आखिरकार वो जमीन पर बैठ जाती है, अपनी जली हुई टांग से कपड़ा हटाती है और वहीं लेटकर सो जाती है। नींद में उसे उन सभी राजकुमारियों के सपने आने लगते हैं जिनकी इस जगह बलि दी गई थी। अचानक उसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि चमकते कीड़े उसकी जली हुई टांग से चिपके हुए हैं। डरकर वो तुरंत उन्हें हटाने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि कहीं उनका जख्म और खराब ना हो जाए। लेकिन तभी वो हैरान रह जाती है क्योंकि उसकी जली हुई टांग पूरी तरह ठीक हो चुकी होती है। उसकी त्वचा फिर से बिल्कुल सामान्य दिखने लगती है। ये देखकर एलोडी एक कीड़ा उठाती है और उसे अपने हाथ के जले हुए हिस्से पर रख देती है। कुछ ही सेकंड में उसका वो घाव भी भर जाता है और जलने का निशान पूरी तरह गायब हो जाता है। इसके बाद एलोडी दीवार पर बनी नक्शे को ध्यान से देखने लगती है जब तक कि उसे पूरा रास्ता याद नहीं हो जाता। फिर वो उसी नक्शे के सहारे गुफा के अंदर आगे बढ़ने लगती है। कुछ देर बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां से सूरज की रोशनी अंदर आ रही होती है। ये देखकर एलोडी खुश हो जाती है और जल्दी से उस रोशनी की तरफ बढ़ती है, लेकिन पास पहुंचने पर उसे पता चलता है कि वो रास्ता नुकीली चट्टानों से भरा हुआ था। तभी एलोडी की नजर जमीन पर पड़े एक ताज पर पड़ती है। वो उसे उठा लेती है ताकि उसकी मदद से चट्टानों पर चढ़ सके। इसके बाद वो अपने ड्रेस के टुकड़े फाड़कर हाथों और पैरों पर बांध लेती है ताकि चढ़ते वक्त खुद को चोट से बचा सके। फिर एलोडी धीरे धीरे उन खतरनाक चट्टानों पर चढ़ना शुरू करती है और काफी संघर्ष के बाद आखिरकार ऊपर पहुंच जाती है। वहां उसे पहाड़ के बाहर जाने का एक खुला रास्ता दिखाई देता है। ये देखकर वो खुश हो जाती है और पूरी ताकत से उस तरफ दौड़ने लगती है। बाहर पहुंचकर वो दूर कुछ सैनिकों को देखती है। एलोडी जोर जोर से चिल्लाकर उनसे मदद मांगती है, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच पाती। तभी अचानक फीमेल ड्रैगन उस पर हमला कर देती है और इस बार वो सच में एलोडी को मारने वाली होती है। लेकिन तभी ड्रैगन को किसी की आवाज सुनाई देती है जो एलोडी का नाम पुकार रहा होता है। ड्रैगन तुरंत उस आवाज की तरफ मुड़ जाती है और देखने निकल पड़ती है कि आखिर वहाँ कौन है। एलोडी खुद भी उस आवाज को सुनकर हैरान रह जाती है क्योंकि उसे यकीन ही नहीं था कि कोई उसकी जान बचाने यहाँ तक आएगा। लेकिन एलोडी ये नहीं जानती थी कि जिन सैनिकों को उसने थोड़ी देर पहले बाहर देखा था वो उसके पिता बेडफोर्ड और उसके राज्य के 2 योद्धा थे जो किसी तरह पहाड़ तक पहुंच चुके थे और अब गुफा के अंदर उसे ढूंढ रहे थे। तभी एलोडी को अपने पिता की आवाज सुनाई देती है जो उसका नाम पुकार रहे होते हैं। ये सुनते ही वो वापस गुफा के अंदर भागती है ताकि अपने पिता तक पहुंच सके। वो लगातार उस आवाज का पीछा करती रहती है, लेकिन तभी रास्ते में उसे एक ऐसी जगह दिखाई देती है जहां ड्रैगन के छोटे बच्चों की हड्डियां और अवशेष पड़े होते हैं। उन्हें देखकर एलोडी को अचानक पूरी सच्चाई समझ आ जाती है। इसके बाद कहानी फिर से अतीत में चली जाती है। पुराने समय में राजा अपने सैनिकों के साथ उसी गुफा के अंदर खड़ा होता है जहां उनके सामने फीमेल ड्रैगन के 3 अंडे पड़े होते हैं। जैसे ही उन अंडों से ड्रैगन के बच्चे बाहर निकलते हैं, राजा तुरंत अपने सैनिकों को उन्हें मारने का आदेश दे देता है। उसी वक्त फीमेल ड्रैगन वहां पहुंच जाती है और अपने बच्चों की मौत देखकर गुस्से से पागल हो जाती है। वो राजा के सैनिकों पर हमला कर देती है और कुछ ही पलों में सबको मार डालती है। जब राजा डर कर उसके सामने घुटनों पर गिरता है और अपनी जान की भीख मांगता है, तब ड्रैगन उसके साथ एक सौदा करती है। वो कहती है कि उसके बच्चों की मौत की सजा के तौर पर राजा को अपनी बेटियों की बलि देनी होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, ड्रैगन राजा और उसके पूरे राज्य को श्राप देती है कि उसकी जिंदगी के आखिरी दिन तक उन्हें लगातार 3 लड़कियों की बलि देनी पड़ेगी। इसके बाद कहानी वापस वर्तमान में लौटती है जहां फीमेल ड्रैगन बेडफोर्ड के साथ आए सैनिकों पर हमला कर देती है। वो एक सैनिक को अपने पंजों में पकड़कर आसमान में उड़ जाती है और फिर उसे जोर से नीचे फेंक देती है। सैनिक सीधे चट्टानों से टकराता है और वहीं तड़प कर मर जाता है। दूसरा सैनिक डर के मारे भागने की कोशिश करता है, लेकिन फीमेल ड्रैगन उसे भी पकड़ लेती है और अपने पंजों के नीचे घसीट देती है। उसी समय एलोडी वहां पहुंच जाती है और अपने पिता के सामने खड़ी ड्रैगन को देख लेती है। ड्रैगन बेडफोर्ड से पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है। तब बेडफोर्ड डरते हुए कहता है कि वो अपनी बेटी को बचाने आया है, लेकिन ड्रैगन तुरंत उसे पकड़कर हवा में उठा लेती है और जोर से जमीन पर पटक देती है। फिर वो बेडफोर्ड से कहती है कि वो एलोडी को आवाज लगाए क्योंकि उसे उसकी खुशबू आ रही है और वो जानती है कि एलोडी कहीं छुपी हुई है। ये सुनकर बेडफोर्ड हैरान रह जाता है क्योंकि अब उसे पता चल चुका होता है कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है। वो जोर जोर से एलोडी को पुकारने लगता है और उससे माफी मांगता है। बेडफोर्ड रोते हुए कहता है कि वो उसे माफ कर दे क्योंकि उसने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, क्योंकि उसने अपनी ही बेटी की बलि देने के लिए हामी भर दी थी सिर्फ अपने राज्य को बचाने के लिए। अपने पिता की बातें सुनकर एलोडी रोने लगती है, लेकिन वो फिर भी छुपी रहती है ताकि ड्रैगन उसे देख ना सके। तभी फीमेल ड्रैगन बेडफोर्ड पर हमला करती है और उसे जोर से जमीन पर पटक देती है। उसके शरीर में गहरा घाव हो जाता है। फिर ड्रैगन उससे कहती है कि वो एलोडी को आवाज लगाए और उसे बाहर आने के लिए कहे। उसी समय पास में छुपा एक सैनिक गलती से आवाज कर देता है, जिसकी वजह से ड्रैगन तुरंत उसकी तरफ मुड़ जाती है। ड्रैगन उसे ही एलोडी समझ लेती है। एलोडी इस मौके का फायदा उठाती है और जल्दी से अपने घायल पिता के पास पहुंच जाती है। बेडफोर्ड अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है।
वो एलोडी से कहता है कि वो उन रस्सियों का इस्तेमाल करे जिनके सहारे वो लोग गुफा के अंदर उतरे थे ताकि वो यहाँ से भाग सके। फिर वो बताता है कि बाहर बंदरगाह पर उसे उसकी माँ और फ्लोरिया मिल जाएंगी जो उसका इंतजार कर रही होंगी। बेडफोर्ड आखिरी बार एलोडी से उसे माफ करने की विनती करता है और फिर वहीं दम तोड़ देता है। एलोडी रोते हुए अपने पिता के माथे को चूमती है और तुरंत वहाँ से भागने लगती है। उसी समय फीमेल ड्रैगन उस सैनिक को देख लेती है जो छुपा हुआ था। वो तुरंत उसे मार डालती है। इसके बाद ड्रैगन फिर से एलोडी को ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर एलोडी पर पड़ती है जो रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ रही होती है। ड्रैगन तुरंत उसके ऊपर आग फेंकती है, लेकिन तब तक एलोडी पहाड़ के बाहर निकलने वाले रास्ते तक पहुंच चुकी होती है। वो तेजी से बाहर निकलती है और सामने खड़े घोड़े पर सवार होकर पूरी रफ्तार से भागने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद एलोडी अचानक घोड़े से नीचे उतर जाती है और खुद को छुपा लेती है। इसी बीच फीमेल ड्रैगन भी पहाड़ से बाहर आ जाती है और एलोडी का पीछा करने लगती है। लेकिन जब ड्रैगन को खाली घोड़ा दिखाई देता है तो वो समझ जाती है कि एलोडी अब उस पर नहीं बैठी। इसके बाद ड्रैगन हर तरफ उसे ढूंढने लगती है, लेकिन ड्रैगन को एलोडी कहीं नहीं मिलती। दूसरी तरफ एलोडी एक जगह छुप कर बैठी रहती है और इंतजार करती है कि ड्रैगन वहाँ से चली जाए। लेकिन फीमेल ड्रैगन गुस्से से पागल हो चुकी होती है। वो लगातार आग उगलने लगती है और पूरा इलाका आग के समंदर में बदल जाता है। उसी समय क्वीन इजाबेला दूर से ये सब देख रही होती है और वो तुरंत समझ जाती है कि एलोडी ड्रैगन से बचकर भाग निकली है। दूसरी तरफ जहाज पर लेडी बेफोर्ड और फ्लोरिया बेडफोर्ड और एलोडी का इंतजार कर रही होती हैं। लेकिन तभी इजाबेला अपने सैनिकों के साथ जहाज पर हमला कर देती है। उधर एलोडी की आंख खुलती है और जब वो देखती है कि ड्रैगन वहाँ से गायब हो चुकी है तो उसे राहत मिलती है। तभी उसकी नजर दूर से आती एक घुड़सवार पर पड़ती है। वो लेडी बेफोर्ड होती है जो तेजी से उसकी तरफ आ रही होती है। उसे देखकर बेफोर्ड खुशी से भर जाती है क्योंकि एलोडी अभी भी जिंदा थी। बेफोर्ड एलोडी से कहती है कि क्वीन इजाबेला ने फ्लोरिया को पकड़ लिया है ताकि उसे एलोडी की जगह ड्रैगन की बलि बनाया जा सके। ये सुनते ही एलोडी तुरंत वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन जाने से पहले बेफोर्ड उससे बेडफोर्ड के बारे में पूछती है। तभी एलोडी के चेहरे के भाव सब कुछ बता देते हैं और बेफोर्ड समझ जाती है कि बेडफोर्ड अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसी समय दूसरी तरफ क्वीन इजाबेला गुफा के अंदर मौजूद होती है। वो हेनरी से कहती है कि वो अपना खून फ्लोरिया के खून के साथ मिलाए, लेकिन हेनरी ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि फ्लोरिया अभी बहुत छोटी है और वो उसके साथ ये नहीं कर सकता। लेकिन इजाबेला अपने फैसले पर अड़ी रहती है। वो खुद अपने हाथ पर कट लगाती है, फिर फ्लोरिया के हाथ पर भी घाव करती है और दोनों का खून मिला देती है। इसके बाद वो फ्लोरिया को गुफा के अंदर धक्का दे देती है। उधर एलोडी भी तेजी से पहाड़ की तरफ पहुंच रही होती है। वो जल्दी जल्दी गुफा के अंदर जाती है और अपनी बहन को आवाज लगाने लगती है। तभी उसे फ्लोरिया की चीख सुनाई देती है। एलोडी तुरंत पुल से एक रस्सी खोलती है और तेजी से गुफा के अंदर उतरने लगती है। उसी समय फीमेल ड्रैगन बेहोश फ्लोरिया को अपने पंजों में पकड़े उड़ रही होती है। डर और सदमे की वजह से फ्लोरिया होश खो चुकी होती है। ड्रैगन उसे गुफा के उस हिस्से में ले जाती है जहाँ उसके मरे हुए बच्चों के अवशेष पड़े थे। वो फ्लोरिया को जमीन पर रख देती है और कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि उसकी बहन उसे बचाने जरूर आएगी। दूसरी तरफ एलोडी लगातार ड्रैगन की तरफ बढ़ रही होती है। रास्ते में वो फिर से कुछ चमकते कीड़े इकट्ठा करती है ताकि अंधेरे में रोशनी मिल सके। इसके बाद वो मरे हुए सैनिकों के कवच उठाती है और उन्हें एक खास तरीके से एक दूसरे के ऊपर जमा देती है। फिर वो अपने पिता की लाश के सामने खड़ी होती है। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि गुस्सा और चुनौती साफ दिखाई दे रही होती है। एलोडी अपने पिता की तलवार उठाती है और ड्रैगन का सामना करने निकल पड़ती है। तभी पीछे रखे कवच अचानक जमीन पर गिर जाते हैं जिससे बहुत तेज आवाज होती है। जैसे ही फीमेल ड्रैगन वो आवाज सुनती है वो तेजी से उसी दिशा में दौड़ पड़ती है। इसी मौके का फायदा उठाकर एलोडी सामने आती है और जल्दी से फ्लोरिया के पास पहुंच जाती है। कुछ ही देर में फ्लोरिया को होश आ जाता है। अपनी बहन को सामने देखकर वो राहत की सांस लेती है, लेकिन उसकी टांग घायल होती है, इसलिए एलोडी उसे सहारा देकर खड़ा करती है। इसके बाद दोनों एक बड़ी चट्टान के पीछे छुप जाती हैं। तभी ड्रैगन वापस उसी जगह लौटती है और उसी समय एलोडी उसके सामने आ जाती है। वो अपनी तलवार ड्रैगन की तरफ तान देती है। फिर एलोडी कहती है कि उन दोनों को धोखा दिया गया है। वो ड्रैगन को बताती है कि क्वीन इजाबेला ने उसे झूठ बताया था। उसने कहा था कि ड्रैगन ने इंसानों पर हमला किया था और इसी वजह से राजा ने उसके बच्चों को मारा। लेकिन ड्रैगन जवाब देती है कि उसने कभी इंसानों पर हमला नहीं किया। राजा ने बिना किसी वजह के उसके बच्चों की हत्या की थी। ये सुनकर एलोडी समझ जाती है कि वो उस शाही परिवार जैसी नहीं है। लेकिन फीमेल ड्रैगन उसकी बात पर भरोसा नहीं करती और तुरंत उस पर हमला कर देती है। एलोडी किसी तरह उसके हमले से बच जाती है, लेकिन वो सीधे पानी की झील में गिर पड़ती है। कुछ पल बाद वो पानी से बाहर निकलती है। तभी फ्लोरिया उसकी तरफ तलवार फेंकती है ताकि वो खुद का बचाव कर सके। एलोडी तलवार की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन उससे पहले ही ड्रैगन उस पर हमला कर देती है और उसे जोर से जमीन पर गिरा देती है। ड्रैगन गुस्से में कहती है कि इस बार वो उससे बचकर भाग नहीं पाएगी। इसके बाद वो अपने पंजे एलोडी के शरीर में गड़ा देती है ताकि उसे वही दर्द महसूस हो जो उसके बच्चों ने मरते वक्त सहा था। दर्द से तड़पती एलोडी अचानक ड्रैगन की आंख में वार कर देती है। ड्रैगन दर्द से जोर से चीखती है और एलोडी को दूर फेंक देती है। इसी मौके का फायदा उठाकर एलोडी तलवार उठा लेती है और पूरी
पूरी ताकत से ड्रैगन पर हमला कर देती है। इस बार वो तलवार सीधे ड्रैगन के पेट में घुसा देती है। तभी ड्रैगन गुस्से में एलोडी को अपने पंजों में पकड़ लेती है और उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी एलोडी तलवार ड्रैगन के पंजे में घुसा देती है, जिससे उसे भयानक दर्द होता है। ड्रैगन गुस्से में एलोडी को दूर फेंक देती है और अपने पंजे से तलवार निकाल देती है। गंभीर चोट लगने के बावजूद भी वो एलोडी का पीछा करना नहीं छोड़ती। दूसरी तरफ एलोडी भी अब पूरी तरह थक चुकी होती है, उसके लिए भागना मुश्किल हो रहा था। तभी उसकी नजर सामने मौजूद एक खास चट्टान पर पड़ती है जो गुफा की हवाओं की दिशा बदल रही होती है। उसी पल उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान आता है। एलोडी जानबूझकर ड्रैगन के सामने खड़ी हो जाती है और उसे गुस्सा दिलाने लगती है। वो लगातार उसे उकसाती रहती है जब तक ड्रैगन पूरी ताकत से उसके ऊपर आग नहीं फेंक देती। लेकिन आखिरी सेकंड में एलोडी तेजी से एक तरफ हट जाती है। ड्रैगन की आग सीधे उस चट्टान से टकराती है और हवा की वजह से पलटकर वापस उसी ड्रैगन पर जा गिरती है। कुछ ही सेकंड में ड्रैगन का पूरा शरीर आग में जलने लगता है। वो दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ती है। ड्रैगन बुरी तरह घायल हो चुकी होती है, लेकिन वो अभी भी जिंदा थी। तभी एलोडी उसके सामने खड़ी होती है और अपने हाथ का घाव दिखाती है। वो ड्रैगन को बताती है कि क्वीन इजाबेला ने उसे धोखा दिया था, इसीलिए ड्रैगन को उसके अंदर शाही खून की गंध आ रही थी। एलोडी कहती है कि इजाबेला ने उसे इस्तेमाल किया और इसी झूठ की वजह से कई मासूम लड़कियों की जान चली गई। ये सुनकर ड्रैगन समझ जाती है कि असली दोषी कोई और था। फिर ड्रैगन एलोडी से कहती है कि वो उसे मार दे। एलोडी अपनी तलवार उठाती है और सच में उसे मारने वाली होती है, लेकिन आखिरी पल में वो रुक जाती है। इसके बजाय वो कुछ चमकते कीड़े लाती है और उन्हें ड्रैगन के जले हुए शरीर पर रख देती है। धीरे धीरे ड्रैगन के घाव भरने लगते हैं। उसी समय दूसरी तरफ क्वीन इजाबेला एक और शाही शादी की रस्म में मौजूद होती है। क्वीन इजाबेला अपने बेटे हेनरी की दूसरी शादी की तैयारी कर रही होती है, लेकिन तभी वो शॉक्ड रह जाती है क्योंकि एलोडी जिंदा उसके सामने आ खड़ी होती है। एलोडी तुरंत उस लड़की के पास जाती है जिससे हेनरी की शादी होने वाली थी। वो उसे कहती है कि वो अपने परिवार को लेकर तुरंत वहाँ से चली जाए क्योंकि इजाबेला और हेनरी सबको धोखा दे रहे हैं और उसे भी ड्रैगन की बलि बनाया जाने वाला था। ये सुनते ही वो लड़की अपने परिवार के साथ वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद एलोडी वहाँ मौजूद सभी लोगों के सामने खड़ी हो जाती है और सबको तुरंत महल छोड़कर जाने के लिए कहती है, वरना सब मारे जाएंगे। लेकिन क्वीन इजाबेला गुस्से में उस पर चिल्लाती है और कहती है कि कोई भी उससे नहीं डरता। तब एलोडी कहती है कि उन्हें उससे नहीं बल्कि किसी और से डरना चाहिए। अचानक अगले ही पल फीमेल ड्रैगन वहाँ आ जाती है। उसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग डर से जम जाते हैं। यहीं पता चलता है कि एलोडी और ड्रैगन अब एक साथ मिल चुके थे और दोनों क्वीन इजाबेला से बदला लेने आए थे। तभी ड्रैगन क्वीन इजाबेला और हेनरी पर आग बरसा देती है और दोनों जिंदा जलकर मर जाते हैं। अगले दिन एलोडी लेडी बेफर्ड और फ्लोरिया के साथ खड़ी होती है। एलोडी बताती है कि हेनरी की मौत के बाद अब वो ओरिया की कानूनी वारिस बन चुकी है और अपने पहले शाही आदेश में वो लेडी बेफर्ड को ओरिया की नई रानी घोषित कर देती है। इसके बाद एलोडी और फ्लोरिया जहाज पर सवार होकर अपने राज्य वापस लौटने लगती हैं। लेकिन तभी आसमान में फीमेल ड्रैगन दिखाई देती है, जिससे साफ पता चल रहा था कि अब वो भी उनके साथ उसी राज्य की तरफ जा रही है। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन में।